नमस्कार साथियों, मैं रोहित मुकुल प्रगति पथ चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। आइए हम लोग आज क्लास 4 पढ़ेंगे। यूरोपीय कंपनी का आगमन में ब्रिटिश कंपनी जो ब्रिटेन से आई थी, अंग्रेज वाला कंपनी, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। चैन खो गइल बा हो कुछ त हो गइल बा, चैन खो गइल बा हो कुछ त हो गइल बा, तोहरा से मिलला के बाद हो, तोहरा से मिलला के बाद। आइए, ब्रिटेन से जो कंपनी आई थी 1600 में आई थी। इससे पहले क्या क्या हुआ था आप लोग जानते हैं। इससे पहले भारत में जो शासन चल रहा है 1600 के समय, वो अकबर का। किसका चल रहा है शासन भारत में? अकबर का। अच्छा, अब व्यापार किसका चल रहा है? तो पुर्तगालियों का। व्यापार किसका चल रहा है भारत में? पुर्तगालियों का चल रहा है। डच भी आ गए हैं, लेकिन डच इधर इंडोनेशिया तरफ उस समय है, क्योंकि 1605 ईस्वी में आते हैं और मसूलीपट्टनम में डच लोग अपना पहली कोठी की स्थापना करते हैं। लेकिन 1600 में ब्रिटेन की कंपनी जो अंग्रेज द्वारा भारत आती है, तो उससे पहले हम लोग देखेंगे कि पहली बार में यह 21 वर्षों के लिए मान्यता प्राप्त होकर के आई थी। सॉरी, 21 वर्ष नहीं होगा, 21 वर्ष के लिए तो ये डच लोग आए थे। 15 वर्ष के लिए पहली बार में जो आई थी, 15 वर्ष के लिए। उसके बाद 20-20 साल के लिए इसका रिन्यूअल होता है। तो वहां की महारानी एलिजाबेथ प्रथम जो थी, उनके आज्ञा पत्र से कंपनी का गठन हुआ था। महारानी एलिजाबेथ, विक्टोरिया मत मार दीजिएगा, हाँ, महारानी एलिजाबेथ के आज्ञा पत्र से कंपनी का स्थापना होता है, जिस कंपनी का नाम था द गवर्नर, द गवर्नर एंड मर्चेंट, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन। याद करिए, द गवर्नर एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज कंपनी का नाम रहता है। बाद में इसी को हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जानते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो होता है, 1833 के जो अधिनियम बनता है, उसमें इस कंपनी को ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक बार और इसका नाम जो है चेंज होता है। वो कब चेंज होता है ये भी जरा देख लिया जाए। 1708 ईस्वी में, 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हुई थी और 1708 में, याद रखिएगा, कि इसका नाम जो था यूनाइटेड कंपनी। यहां पर कुछ करना नहीं, द गवर्नर के जगह पर यूनाइटेड कंपनी, यूनाइटेड कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज नाम पड़ता है। कब? 1708 ईस्वी में। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन से जो कंपनी 1600 में आई थी, उसके अलावा दो और कंपनियां आ गई थी। एक कंपनी न्यू कंपनी के रूप में ब्रिटेन से आई थी, और दूसरा का ब्रिटेन के विलियम तृतीय, उनकी कंपनी आई थी। ब्रिटेन के महाराजा रहते हैं विलियम तृतीय, उनकी भी कंपनी। ये छोटी कंपनी थी, ये दोनों कंपनी छोटी थी, इसीलिए बाद में ये दोनों कंपनी को मर्ज कर दिया जाता है। और मर्ज करने के बाद जो नाम पड़ता है यूनाइटेड कंपनी एंड मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ओके, देखिए, 1600 में कंपनी जब आई थी भारत में व्यापार करने के लिए, तो पुर्तगालियों का वर्चस्व व्यापार में पूरी तरह से भारत पर कब्जा था। इधर देखिएगा बंगाल में, या इधर मसूलीपट्टनम वगैरह सूरत में भी वो लोग व्यापार करिए रहा था, कोचीन में अधिकार करिए लिया था। तो ये सब व्यापार जो था पुर्तगालियों का चल रहा था। उसी में डच भी अपना कोशिश कर रहा था कि मैं भी भारत से व्यापार करूं।
और ये भी दोनों साथ साथ करती है। तो अंग्रेज को ज्यादा कोई बड़ा बिजनेस नहीं हो पाता है भारत में, तब जाकर के एक मिशन के तहत एक संधि बनाता है। ये लोग आक्रमण नहीं करता है। आप देखिएगा तो पुर्तगाली जो कंपनी आई थी व्यापार करने के लिए यूरोप से, तो ये इसका मिशन था कि हमको हिंद महासागर में क्या करना है, जो हिंद महासागर नीचे में है वहां से अरब यात्रियों को मार के भगाना है। यानी मार करने के उद्देश्य से, लड़ाई करने के उद्देश्य से भी पुर्तगाली कंपनी आया था भारत। लेकिन अंग्रेजी कंपनी लड़ाई करने के उद्देश्य से नहीं आता। ये इसका रणनीति एक अलग ही होता है। ये सोचता है कि जो केंद्र में जो सत्ता है, जो शासक वहां है, उनसे हम मिल करके वार्तालाप के माध्यम से, संधि के माध्यम से, जैसे भी हो उनसे कुछ जगह लेकर के वहां पर हम अपने छोट मोट व्यापार कोठी खोल करके करें। इसलिए यह मिशन 1608 में वहां के ब्रिटेन के शासक जेम्स प्रथम जो रहते हैं, वो अपना एक राजदूत विदा करते हैं। और राजदूत के रूप में किसको विदा करते हैं? कैप्टन हॉकिंस को विदा करते हैं। हॉकिंस को ही क्यों विदा किया गया? क्योंकि हॉकिंस एक द्विभाषी था, बहुत सारे भाषाओं का ज्ञाता था। उर्दू, फारसी, अरबी, तुर्की, अंग्रेजी सब जानता था एकदम। यानी कि किसी भी भाषा को वह समझ सकता था और मृदुल स्वभाव का था। कैप्टन हॉकिंस जो था उसका व्यवहार काफी मिलनसार था। इसलिए कैप्टन हॉकिंस को ही विदा किया गया कि आप जाके बात कीजिए किनसे? जो केंद्र में शासक के रूप में है अकबर, उनसे बात कीजिए। तो जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर के कैप्टन हॉकिंस भारत आया। कब? 1608 ईस्वी में। और किसके नाम का पत्र लेके आया? अकबर के नाम के पत्र लेके आया। लेकिन 1608 में तो अकबर की मृत्यु हो चुकी थी। आप जानते हैं 1605 ईस्वी में ही अकबर की मृत्यु हुई है। तो 1608 में कहां से मिलेंगे अकबर? नहीं मिलेंगे। यानी इनका बेटा जो है, अकबर की मृत्यु 1605 ईस्वी में, और 1608 ईस्वी में आते हैं कैप्टन हॉकिंस। तो भेंट होगा नहीं। किससे भेंट होगा? तो अकबर के लड़का जो गद्दी पर बैठा है उससे, जहांगीर से भेंट होगा। जहांगीर से भेंट होता है। तो वही क्वेश्चन आता है। हाँ, एक चीज और बताते हैं कि अब कहिएगा कंपनी तो सर एलिजाबेथ प्रथम बनाई थी, तो ये जेम्स प्रथम कहां से आ गया? तो एलिजाबेथ भी ब्रिटेन में टपक गई थी 1603 में। यहां जो ब्रिटेन की महारानी है, ब्रिटेन की जो महारानी है एलिजाबेथ प्रथम, 1603 ईस्वी में उनका क्या हो गया था? मृत्यु हो गया था। तो अगला जो शासक बनल था जेम्स प्रथम बनल था। तो इसीलिए जेम्स प्रथम ने एक रणनीति बना करके अकबर के दरबार में अकबर के नाम का एक पत्र लिख करके भेजता है। किसको? कैप्टन हॉकिंस को। लेकिन जब कैप्टन हॉकिंस यहाँ आता है तो देखता है कि अकबर तो नहीं है, उनके लड़का जहांगीर है। तो क्वेश्चन आएगा कि कैप्टन हॉकिंस किसके दरबार में आया था? तो जहांगीर के दरबार में। ये चीज गलत मत करिएगा। किसके नाम का पत्र लेके आया था? तो अकबर के नाम का पत्र लेके आया था। किसके दरबार में हॉकिंस आया था? तो जहांगीर के दरबार में आया था। और किसका राजदूत था? तो जेम्स प्रथम का राजदूत था। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन यहां से आता है, इसलिए क्लियर किया आपको। 1608 में आया तो कुछ बात बनल कि ना बनल? जहांगीर से कुछ बात बनता है, क्योंकि खुश होके जहांगीर बोलता है कि ठीक है, आप क्या चाहते हैं? तो बोला कि सूरत में हम वस्त्र का व्यापार करना चाहते हैं। वह जो सूरत था, सभी कंपनियों का नजर सूरत पर ही था। इसलिए क्योंकि ये जो कपास का क्षेत्र है, रेशम वस्त्र उद्योग से संबंधित ये क्षेत्र है, इसीलिए सभी कंपनियों का सूरत में मारा मार रहता है। सब चाहता है कि हम सूरत को क्या करें, वहां पर अपना व्यापार को डेवलप करें। आइए 24 अगस्त
1608 ईस्वी को सूरत में पहली कोठी की स्थापना अंग्रेजों की होती है। कहेगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है यानी अंग्रेजी कंपनी का भारत में पहली कोठी कहाँ है या कहाँ स्थापित किया गया, तो सूरत में 24 अगस्त 1608 ईस्वी को सूरत में स्थापित किया गया, बनना तैयार होने लगा। लेकिन यहीं पर एक घटना घटता है, जैसे ही इसको मौका मिलता है व्यापार करने के लिए, तो पुर्तगालियों का पता चल जाता है कि ब्रिटेन की कंपनी आई है और सूरत में अपना प्रथम कोठी का निर्माण कर रही है। तो 100 साल, लगभग 100 साल से तो ऊपर, 1498 से ही पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं यहाँ। तो उनको जो है कि आंख में जो है कि गड़ गया कि ये लोग व्यापार करेगा तो हमारा जो है मारा हो जाएगा, मारा पड़ जाएगा। इसलिए क्या करता है, दौड़े 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 जहांगीर के दरबार में पुर्तगाली लोग जाता है और कहता है कि महाराज आप ये क्या कर दिए, आप अंग्रेजी कंपनी को सूरत में क्यों दे दिए यहाँ पर व्यापार करने के लिए मान्यता, आप ऐसा मत करिए, ये गलत है। जो कुछ भी है कान भर देता है पुर्तगाली। इसलिए क्या होता है, जहांगीर लफड़ा नहीं चाहता है भारत में, तुरंत आदेश दे करके और ये सूरत की कंपनी जो तैयार हो रहा था बनना, निर्माण, उसको रोक लगा देता है, रुक गया यहाँ पर। ये तो अंग्रेज अभी नया नया ही थे उस तरह से। यानी 1608 में बनना चालू होता है, लेकिन पुर्तगालियों के कान भरने के कारण जहांगीर के आदेश पर सूरत में कंपनी जो तैयार हो रहा था वो रुक जाता है बीच में ही। तो एक मिशन जो है पूरी तरह से पूरा नहीं हो पाता है। लेकिन हाँ, जहांगीर कहता है कैप्टन हॉकिंस से कि कोई बात नहीं, आपको हम 400 का मनसबदार बना देते हैं और आप हमारे दरबार में रहिए। 400 का हमारे दरबार में आप रहिए। और 400 का मनसबदार क्या है, तो मनसबदार जो है 400 का भी होता था, 600 का भी, 800 का भी, 1000, 10,000, अंत में 12,000 तक के भी मनसबदार होते थे। मनसबदार है क्या, ये जान लीजिए। जैसे जमीन का मालिक को जमींदार कहा जाता है, तो एक मनसब दिया जाता था, एक पद होता था मनसब, तो उस पद पर जिसको दिया जाता था उसको मनसबदार कहा जाता था। तो उस पद पर जो मनसब बैठता था वो करता क्या था, तो राजा को सेवा प्रदान करता था। किस तरह से, तो मनसब के पद पर जो बैठा व्यक्ति है या तो राजा को सेना देगा या कोई अन्य सेवा प्रदान करेगा, सेना दे करके या कुछ रणनीति दे करके, या तो इसको जो रखा गया था, कैप्टन हॉकिंस को रखा गया था। तो कहा गया था कि ये बहुत सारे भाषाओं का क्या है, ज्ञाता है, बहुत सारे भाषा इसके पास है, तुर्की, फारसी, अरबी, उर्दू, अंग्रेजी। तो ये द्विभाषीय होने के कारण इसको रखा गया था, क्योंकि बहुत सारे ग्रंथों का जो है कि इससे उच्चारण करवाया जाता था, पढ़वाया जाता था, इसलिए। लेकिन वैसा ये सेवा दिया नहीं। लेकिन मनसब देने के पीछे कैप्टन हॉकिंस का उद्देश्य यही था कि ये सेवा प्रदान करेगा। और 400 क्या है, तो जिसको 400 का मनसब दिया जाएगा, 600 का, तो उतना का आय दिया जाता था, नगद रुपया में या कुछ गांव दे करके वहां का टैक्स वसूलता था। तो ये 400 मनसब का मतलब है कि कुछ ऐसा क्षेत्र था जहां से वो टैक्स प्राप्त करके और ये अपना आय के रूप में कैप्टन हॉकिंस लेता था। और राजा को क्या देता था, तो सेवा देता था। मनसब यही चीज है। तो याद रखिएगा कि जहांगीर ने 400 का मनसब किसको दिया है, कैप्टन हॉकिंस को दिया है। और ये जब आया था तो कहा जाता है कि एक जहाज से आया था स्पेशल, क्योंकि स्पेशल है भी, मिशन के तहत इसको विदा किया गया है तो स्पेशल है भी। तो उस जहाज से जो विदा किया गया था उसका नाम था हेक्टर। हेक्टर नाम का एक जहाज था, उसी से विदा किया गया था यहाँ भारत में।
और हॉकिंस जहांगीर के दरबार में लगभग 3 वर्षों तक रहा। इस तरह से यहां पर एक कंपनी जो बन रही थी वो कंपनी भी पूरी तरह से स्थगित हो जाती है, नहीं बन पाती है। लेकिन होता क्या है कि 1611 में मसूलीपट्टनम में ये लोग अंग्रेज जो है अपना कंपनी की स्थापना कर लेते हैं 1611 में। और होता क्या है कि 1612 में पुनः जो है मान्यता मिल जाता है सूरत की कंपनी को निर्माण करने का। तो 1612 में मिलता है और 1613 में लगले जो है बन के तैयार हो जाता है। इसलिए कहा जाता है कि अंग्रेजों की पहली कंपनी कहाँ स्थापित हुआ, तो सूरत में ही स्थापित हुआ 1608 में। वो बात अलग है कि बीच में काम रुक गया था, लेकिन स्थापना तो पहले सूरत में ही हुआ है, इसलिए सूरत को ही मारना है। यदि पूछेगा कि बन करके तैयार पहले कौन हुई अंग्रेजी कंपनी, तो 1611 में मसूलीपट्टनम वाला मारिएगा, ऑप्शन में मसूलीपट्टनम। बन करके पहले कौन तैयार हुई, तो 1611 में मसूलीपट्टनम। अब प्रथम ब्रिटेन की कंपनी या अंग्रेजी कंपनी स्थापित पूछेगा तो आंख बंद करके सूरत 1608 ईस्वी में। क्लियर हो गया। 24 अगस्त था उस दिन, उतना पूछेगा नहीं। इस तरह से धीरे धीरे फिर आता है दूसरा, जेम्स प्रथम ने दूसरा व्यक्ति को विदा करता है 1615 ईस्वी में, जिसका नाम रहता है सर टॉमस रो। सर टॉमस रो ये आता है तो ये भी कुछ करता है, बहुत जगह अनेक कोठियों की स्थापना कराता है। जैसे अहमदाबाद में एक कोठी की स्थापना, भड़ौच, आगरा यूपी में, ये सब जगहों पर स्थापना कराता है। तो सर टॉमस रो टैक्स वगैरह थोड़ा सा रिक्वेस्ट करके कम कराता है। तो इस तरह से धीरे धीरे जो है कि व्यापार चालू हो गया था अंग्रेजों का। लेकिन उस तरह से मुनाफा नहीं मिल पा रहा था जिस तरह से पुर्तगाली दिन दुने रात चौगुने वृद्धि कर रहे थे। अंग्रेजी कंपनी को उस तरह से भारत में मुनाफा नहीं हो रहा था। तब जाकर के एकाएक कुछ घटनाएं घटने लगती है जिससे अंग्रेजी कंपनी का काया पलट जाता है। आइए वो आपको 5 पॉइंट बताएंगे, टॉप 5 गियर जो भारत में अंग्रेज किस तरह से भारतीय राजनीति में भी धार्मिक सामाजिक हस्तक्षेप करने लगते हैं, व्यापारिक रूप से भी करने लगते हैं। और 1947 तक, 1600 में आए थे और 1947 तक भारत पर शासन किए हैं। किस तरह से, तो कुछ ऐसा उस समय के राजाओं के द्वारा, उस समय के शासकों के द्वारा गलतियां हुई है जिससे पूरी तरह से शासन प्रशासन भी अंग्रेजों के हाथ में चला गया। वो लोग व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, लेकिन देखा कि यहाँ के जो भी राजा महाराजा हैं उत्तराधिकारी के लिए आपस में ही लड़ रहे हैं, क्षेत्रों के लिए आपस में ही भिड़े हुए हैं, जिसका मौका का फायदा उन लोगों ने उठाया है। आइए हम लोग देखते हैं फर्स्ट में हुआ क्या कि ये कंपनी होले होले व्यापार कर रही थी। 1632 ईस्वी में एक गोल्डन फरमान मिलता है गोलकुंडा के शासक के द्वारा, और वो कहते हैं कि 500 पगौड़ा दीजिए और हमारे यहाँ कर मुक्त व्यापार कीजिए। क्या 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक बोलते हैं कि 500 पगौड़ा हमको खाली दीजिए वार्षिक, और कर मुक्त हमारे यहाँ व्यापार कीजिए। अब जब टैक्स नहीं लगेगा तो कंपनी का मुनाफा तो होइबे न करेगा। तो वही चीज इनको यहाँ से थोड़ा अधिक मुनाफा आना चालू होता है, और तत्काल
लगभग आपको 7 साल बाद 1639 में मद्रास मिल जाता है। और मद्रास कैसे मिलता है? तब पट्टे पर 12,000 जो है पट्टे पर मिल जाता है, यानी एक लीज कहिए, पट्टा जो है लीज है, 100 साल का 200 साल का इस तरह से लीज होता है पट्टा। तो 12,000 के पट्टे पर मद्रास किसके द्वारा? चंद्रगिरी के राजा के द्वारा ये ले लेते हैं मद्रास को। और मद्रास में देखिएगा यहां पर आपको मद्रास है 12,000 पट्टे पर चंद्रगिरी के राजा से ले लेता है। और याद कीजिए ये समय जो चल रहा है 1639। मद्रास में आए हैं तो यहां पर तो डच भी है। पुलिकट में 1610 ईस्वी में मुख्यालय अपना स्थापित किया पुलिकट में। मसूलीपट्टनम में भी डच है। पुर्तगाली लोग भी यहाँ है, डच भी यहाँ पर है। और अंग्रेज कब आ जाते हैं? 1639 ईस्वी में। तो आप देखे होइएगा कि पुलिकट में डच जो है अपना एक किले का निर्माण किया है, जिस किले का नाम क्या है? मसूलीपट्टनम में पहली कोठी का डच निर्माण करता है। दूसरा का जो है 1610 में पुलिकट गोल्ड्रिया किला एक रहता है, उस पुलिकट में एक गोल्ड्रिया किला का निर्माण करता है। अब यहां पर मद्रास में आपका अंग्रेज भी आ गए तो क्या ये किलाबंदी नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मद्रास में भी अंग्रेजों के द्वारा भी किलेबंदी होती है, जिसको क्या बोला जाता है? जिस किले का नाम है मद्रास में जो किला बनता है यहां पर बना देते हैं और लिख दे रहे हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज किले बंदी करा करके और यहाँ पर एक प्रेसिडेंसी का अपना स्थापना कर देता है, जिसको मद्रास प्रेसिडेंसी के रूप में जानते हैं। पहला प्रेसिडेंसी बन गया और यहीं पर इनका मुख्यालय हो जाता है। और पूरी तरह से पश्चिमी घाट पर जितने भी व्यापार होते हैं इसका मुख्यालय मद्रास में होता है। और उस किले का क्या नाम था? फोर्ट सेंट जॉर्ज। और कोलकाता में भी करेंगे, लेकिन कोलकाता में जो किला बंदी करवाएंगे उस किले का नाम रहता है फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। इस तरह से 1651 में हुगली में ये लोग कोठी की स्थापना करते हैं। इसके अलावा पटना, कासिम बाजार। तो पटना में आप देखे हुइएगा कि डच भी पहुंचे हुए हैं। कासिम बाजार में भी डच पहुंचे हुए हैं। पढ़ाए थे आपको पिछले क्लास में कि कासिम बाजार जो है बंगाल के, उसमें रेशम का चक्री डचों के द्वारा स्थापित किया गया था। और यही पटना और कासिम में भी अंग्रेज भी पहुंच जाते हैं। तो जब यहाँ बंबई मिल गई तो यहाँ आपका दूसरा प्रेसिडेंसी अंग्रेजों का हो गया। अब यहाँ सूरत वगैरह में ये लोग खुल करके व्यापार करने लगे। कर मुक्त व्यापार। जब टैक्स नहीं लगेगा, सालाना देना है तो वो तो टैक्स कम हो जाता है ना। एक मान के चलिए हर एक जो है कि वस्तु पर टैक्स लग रहा है, एक मंथली टैक्स, एक सालाना टैक्स। तो ये टैक्स जो होता है बहुत कम होता है। इसलिए जो है कि ये लोग दूसरी प्रेसिडेंसी बंगाल पर अधिकार कर लेते हैं एक तरह से। और कहा जाता है कि उस समय बंगाल उस तरह से, बंबई उस तरह से नहीं था। बंबई में बंदरगाह वगैरह डेवलप करता है ये लोग और शहर बसाता है, जिसका बसाने का श्रेय जाता है वो गेराल्ड आयंगर को जाता है।
आयंगर। बंबई को बसाने का श्रेय जो जाता है गेराल्ड आयंगर को जाता है। इस तरह से प्रथम प्रेसिडेंसी मद्रास, द्वितीय प्रेसिडेंसी जो है बंबई, और बाद में तीसरा प्रेसिडेंसी जो कोलकाता में है ये भी इनके हाथ में आ जाता है। वो देखते रहिए कैसे कैसे होता क्या है कि 1680 में भारत का जो केंद्र में सत्ता चल रहा था मुगलों का, उसमें किसका शासन होगा आप बताइए? 1680 में औरंगजेब का होगा, क्योंकि जहांगीर के बाद शाहजहां आता है और शाहजहां का जो पुत्र है औरंगजेब 1680 के समय रहता है, और ये 1707 में इसकी मृत्यु होगी। और उसके बाद जो भी मुगल बादशाह आए हैं तो वो बहुत काफ़ी अयोग्य थे। आप देखिएगा आगे, आप मुगल का यदि आप पढ़े होंगे क्लास तो उसमें आपको पता चलता होगा कि औरंगजेब के बाद जितने भी शासक आते हैं वो उतना योग्य नहीं रहते हैं, जिस कारण से ये यूरोपीय कंपनी का हस्तक्षेप बढ़ जाता है। भारतीय राजाओं में एकता नहीं था, ये सब कई कारण हैं। तो 1680 में जजिया कर औरंगजेब लागू करता है 1.5%, और यह जजिया कर को बंद कौन किया था? तो अकबर ने बंद किया था। यह पुनः चालू किया औरंगजेब ने, और यह ब्राह्मणों पर भी लगा दिया, क्योंकि अकबर के समय ब्राह्मण पर, महिलाओं पर, बूढ़े बुजुर्ग बच्चों पर, विकलांग पर, ये सब पर जजिया कर नहीं लगता था। यह कैसा कर था? तो एक धार्मिक सुरक्षा कर था। ये एक सुरक्षा कर था जो कि गैर मुस्लिम लोगों पर लगता था। जजिया कर गैर मुस्लिम लोगों पर लगता था, जिसके कारण कंपनी जो था गैर मुस्लिम था, इसलिए कंपनी पर भी जजिया कर 1.5% लग गया। यहाँ अंग्रेज देखे कि हम लोग कर मुक्त व्यापार कर रहे हैं मद्रास में, बम्बई तो हम लोग के दहेजे में मिल गया है, और कलकत्ता में काहे हम लोग देंगे 1.5% कर। ये लोग को खटकने लगा कि ये हमको क्या करना चाहिए, नहीं देना चाहिए, जिसके कारण 1686 में सर जॉन चाइल्ड ने देने के लिए इनकार कर दिया, और एक छोटी झड़प बंगाल में होती है। वहाँ बंगाल में जो मुगल का छोटा सूबेदार वगैरह था उन लोग से झड़प हो जाता है, और वो जब सूचना औरंगजेब के पास पहुंचती है तो जानिए रहे औरंगजेब जो है कितना क्रूर था। तो औरंगजेब को जब पता चलता है कि हमारे लोगों को जॉन चाइल्ड मार दिया है, तो औरंगजेब एक हाली खिसियाता है, अब सब जगह से खदेड़ना चालू करता है। इधर कोलकाता, ये सब काशी मजार, हुगली, कोलकाता उस समय नहीं था, पटना, मद्रास, ये सब मसूलीपट्टनम, सब जगह से अंग्रेजों को खदेड़ करके मारना चालू करता है। और अंग्रेज को कहा जाता है कि फुल्टा नामक द्वीप पर जाके छुप गए थे। बड्डा मारता था औरंगजेब, फुल्टा नामक द्वीप पर जाकर के छुप गए थे। उसके बाद देखा ये लोग कि हम लोग को तो शेयर भवकी जो हम लोग दिए थे वो तो हम लोग के उल्टे पड़ गया। जो भी हम लोग के काम धंधा थोड़ा बहुत चल रहा था वो पूरी तरह से सब बंद हो गया। तब एक आता है जॉब चारनाक, ब्रिटेन से जॉब चारनाक आता है और औरंगजेब को गोड़ हाथ क्षमा याचना करता है, गोड़ हाथ पड़ता है, बहुते रिक्वेस्ट करता है जाके, तब जाके मुगल बादशाह लोग क्षमा कर देते थे, वो माफ कर देता है, कहता जाइए कोई बात नहीं, हाँ हमारा हर्जाना भरना पड़ेगा 1.5 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया। तो कहता कोई बात नहीं हम देंगे सरकार, लेकिन आप जो है कि हमारा पुनः काम जो है कि यहाँ पर करने की अनुमति दे दीजिए। तो जॉब चारनाक जब आता है तो 1.5 लाख रुपया दे करके क्या करता है, पुनः ये सब जो कार्य चल रहे थे चालू हो जाता है, बंद पड़े थे जो कार्य
इस तरह से हाँ, जॉब चार्नक कहता है कि देखो एगो सबक ले लो, सीधे अब कभी भी मुगल बादशाहों से नहीं भिड़ना है, क्योंकि फिर जो है एक गलती करके सीख लिया जाता है। तो एक गलती करके ये लोग सीख लिया था, इसलिए ये लोग एक डायरेक्ट कभी भी मुगल बादशाह से झड़प नहीं करता, ये लोग साइड से करता है। आप देखिएगा भी आंग्ल युद्ध जितना भी हुआ है, मैसूर आंग्ल मराठा हो या आंग्ल कर्नाटक युद्ध हो, उसमें डायरेक्ट मुगल से कभी भी अंग्रेज युद्ध नहीं करते हैं। उसके बाद होता क्या है कि 1698 में बंगाल का सूबेदार रहता है अजीमुन शान सूबेदार रहता है। वो जागीरदार बना करके और 3 गांव की जागीरदारी दे देती है। किसको? अंग्रेजों को। तो यहां से जो है सेकेंड गियर जो है चालू हो जाता है। एगो तो यहाँ पर 1632 में गोल्डन फरमान दिए थे गोलकुंडा के शासक, गोल्डन फरमान 1632 में दिए थे। एक गियर लग गया, दूसरा का गियर यहां पर लग जाता है अजीमुन शान के द्वारा 1698 में, और ये 3 गांव का जागीरदारी अंग्रेजों को दे देता है। कौन कौन गांव याद रखिएगा? कलिकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाती। कलिकत्ता, कलकत्ता नहीं, कलिकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाती, ये 3 गांव की जागीरदारी अजीमुन शान के द्वारा 1698 ईस्वी में अंग्रेजों को दे दिया जाता है। और यहाँ जब उन लोग को मिलता है तो और जो है कि काफी मुनाफा होने लगता है, क्योंकि व्यापार कर मुक्त करना पड़ता है। सेकेंड गियर यहाँ से लग जाता है अंग्रेजों का, और तुरंत क्या करते हैं कि सबसे बड़ा गांव कलिकत्ता था, वहां पर एक किलेबंदी करा देते हैं, जिस किले का नाम है फोर्ट विलियम। 1798 में मिलल था, 1698 में कलिकत्ता, और 1700 में वहां पर एक किले का निर्माण कराते हैं, जिस किले का नाम रहता है फोर्ट विलियम। तो इस तरह से फोर्ट यहाँ पर भी तीसरा प्रेसिडेंसी का क्या हो जाता है? स्थापना हो जाता है। कलकत्ता में भी फोर्ट विलियम के अगल बगल जो बसता है शहर, उसी को कलकत्ता कहा गया है, और आज वर्तमान में कोलकाता कहा जाता है। फोर्ट विलियम के अगल बगल जो शहर बसा उसको कोलकाता कहा गया, क्योंकि ये कलिकत्ता गांव में बनाया गया था। फोर्ट विलियम के प्रथम जो बनते हैं गवर्नर चार्ल्स आयर बनते हैं। और थर्ड गियर कब इसका लगता है अंग्रेजी कंपनी का? तो 1715 में। 1715 में होता क्या है कि आप देखिएगा, औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है 1707 में। मृत्यु हो जाती है किसकी? औरंगजेब की। और उसके बाद जो भी शासक आए अयोग्य रहे। बहुत सारे रंगीला बादशाह देखिएगा, फर्रुख सियर देखिएगा, चाहे जितने भी शासक आए उस तरह से नहीं थे कि ये लोग अंग्रेजी कंपनी को अपने नियंत्रण में रखे या एक नियम के अंतर्गत कार्य करने की अनुमति दे, वैसा नहीं था। 1713 से 1719 तक बादशाह फर्रुख सियर आते हैं, और जब ये थे तो उस समय इनको एक होता क्या है, बादशाह फर्रुख सियर का बरियार एगो फोड़ा से तंग थे। कहा जाता है कि इनको जो था चेचक हो गया था, और ऐसा चेचक पकड़ा था एकदम खटिए पर पड़ रहते थे, यानी कि प्राण घातक बीमारी कहा जाता है, जो कि लग रहा था कि अब ना ठहरिए। उसी समय 1715 में एक मिशन ब्रिटेन जो है बना करके जॉन सरमन के नेतृत्व में भारत भेजता है, और उसके साथ 2 आदमी आता है। जॉन सरमन के साथ 2 आदमी और रहता है, बिल हैमिल्टन भी और ख्वाजा सेहुर्द भी। हैमिल्टन जो रहता है सर्जन रहता है, चीरफाड़ घाव ठीक करने वाला,
और ये द्विभाषीय रहता है। तो हैमिल्टन क्या करता है, इस मौके पर चौके लगा देता है, तुरंत कहता है कोई बात नहीं, क्योंकि बादशाह को खुश करना है ना। भैया का है तो खुश करेंगे तो हमको जो चाहेंगे, जिस मिशन से आए हैं वो मेरा मिशन पूरा हो जाएगा, क्योंकि बादशाह चाहेगा तो हमको कुछ भी दे सकता है, खुश करने की बस जरूरत है। हैमिल्टन जो है तुरंत घाव का चीड़ फाड़ चालू कर देता है और कुछ दिन के अंदर में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाता है। बोलता है फर्रुखसियर, मांगो जो बर मांगना है मांग लो। तो ये लोग भी कहाँ कम था, पढ़ा लिखल बहुत था ये जॉन शर्मा। ये लोग जो है पूरी तरह से अपना सूरत में, बंगाल में ये सब व्यापार को बढ़ाने के लिए कई जो है कि आज्ञा पत्र ले लेते हैं, जिसको महाअधिकार पत्र कहा जाता है, महाअधिकार पत्र। और एक इंग्लिश राइटर ओम्स रहते हैं, ओर्म्स, वो कहते हैं कि ये फर्रुखसियर के द्वारा जो दिया गया महाअधिकार पत्र है, यह कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है, कंपनी के लिए मैग्ना कार्टा का काम करता है। उस मैग्ना कार्टा में था क्या चीज कि जो कंपनी का पूरी तरह से थर्ड गियर लागू हो जाता है। तो 3,000 रुपया में बंगाल में कर मुक्त व्यापार और 10,000 रुपया में सूरत। सूरत जो था ना वो पूरी तरह से व्यापार के दृष्टि से समृद्ध क्षेत्र था, इसलिए कहा कि सूरत में 10,000 लगी, अब बंगाल में 3,000। उसके बाद कर मुक्त व्यापार करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बंगाल में देखिएगा तो उस समय का बंगाल जो था, उड़ीसा, बिहार, पश्चिम बंगाल और पूर्वी बंगाल, पूर्वी बंगाल मतलब बांग्लादेश, सब एके था। इतना 3,000 रुपया में ये जो फर्रुखसियर है दे दिए, यानी कि उड़ीसा, बंगाल, बिहार में मात्र 3,000 रुपया में कर मुक्त व्यापार करने का मान्यता दे देते हैं। इसीलिए, और यही नहीं, कलकत्ता फोर्ट विलियम जो था उसके आसपास के जगह को बोला कि यदि आप किराया पर लेना चाहते हैं तो उसको भी यूज कर सकते हैं। अब क्या चाहिए, जरूरत के हिसाब से वो लोग को मिल जाता था क्षेत्र। सूरत में कर मुक्त व्यापार 10,000 रुपया में, और यहाँ बगल में बंबई था, बंबई में ये लोग टकसाल बैठा रखा था। क्या चीज का, तो चांदी और तांबा का सिक्का वहां बनाता था। फर्रुखसियर ने बोला कि जाइए बंबई के टकसाल में जितना भी आपका चांदी और तांबा का सिक्का बनेगा, पूरी तरह से भारत में मैं बादशाह होने के नाते लागू करता हूं। अब बताइए क्या चाहिए। अगर आपके घर में जो सिक्का बन रहा है, भारत सरकार उसको यदि मान्यता दे दे तो क्या करिएगा, रात भर दबा के नोट छापिएगा और दिन में मार्केट में उतारिएगा। तो पूरी तरह से ये लोग का बल्ले बल्ले हो जाता था। बंगाल तो मिला ही था यहाँ पर 3,000 रुपया में, यहाँ जो बंबई में टकसाल जो था उसको मान्यता मिल गया और उसका पैसा जो था चलने लगा लगातार। बंबई के टकसाल को मान्यता, इसलिए कहा जाता है कि यह पूरी तरह से क्या था, महाअधिकार पत्र था, जो फर्रुखसियर के द्वारा 1517 ईस्वी में दिया गया। तो ये थर्ड गियर कंपनी का जो है लागू हो जाता है। फोर्थ गियर भी लगेगा। फोर्थ गियर कब लगेगा, इसके बाद देखिएगा कि बक्सर और पलासी का युद्ध होता है। पलासी का पहले होता है 1757 में। पलासी का युद्ध नहीं था, एक नाटकीय अंदाज था जिसमें सिराजुद्दौला को क्या किया जाता है, परास्त कर दिया जाता है। ये आपका रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। रॉबर्ट क्लाइव जो है षड्यंत्र के तहत जो है कि सिराजुद्दौला को मरवा देता है और पूरी तरह से
वहाँ का जो जाफर रहता है उसको नवाब बना देता है। बाद में आप देखिएगा कि मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बना देता है, और वही मीर कासिम को फिर बाद में फिर क्या करता है, हटा के फिर मीर जाफर को बैठा देता है। यानी कि अपने इशारे पर कठपुतली की तरह बंगाल के नवाबों को इस्तेमाल किया गया। द्वैध शासन आ जाता है, पूरी तरह से बंगाल को लूटना लोग चालू कर देता है। 1764 में देखिएगा बक्सर का युद्ध होता है, जिसमें बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल बादशाह जो दिल्ली में बैठे हैं शाह आलम द्वितीय, ये तीनों की सेनाएं, त्रिगुट सेनाएं मिल करके और बक्सर में लड़ती है अंग्रेजी सेना से। और अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था, तो हेक्टर मुनरो। उसके बाद भी अंग्रेजी सेना हरा देती है त्रिगुट सेना को, और एक बरियार जुर्माना लगाता है, किस पर, अवध के नवाब पर भी, और जो दिल्ली के बादशाह रहते हैं उन पर भी लगाता है। उसके लिए इलाहाबाद की संधि होती है, दोनों से अलग अलग संधि करता है। कब, 1765 में इलाहाबाद की संधि करने के लिए दोबारा बुलाया जाता है रॉबर्ट क्लाइव को, क्योंकि वो चला गया था कहाँ पर, ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन से दोबारा रॉबर्ट क्लाइव पुनः आता है 1765 में। कौन काम खातिर, खाली इलाहाबाद के संधि खातिर, बरियारे ध के संधि किया जाता है। उसी के तहत बंगाल, बिहार और उड़ीसा को पूरी तरह से अपने अधिकार में ले लेता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिटेल से पढ़ेंगे ये चीज। ये लोग मुख्यतः जो भारत में व्यापार करते थे, कपास, रेशम, नील का, अफीम का, चाय का व्यापार करते थे। और कहा जाता है कि धीरे धीरे ये व्यापार से तो आए थे, लेकिन व्यापार बहुत तरह से जब फल फूल गया, कंपनी जब डेवलप होने लगी, बहुत सारा आय का स्रोत आने लगा, मुनाफा होने लगा, तो ये लोग धार्मिक और सामाजिक हस्तक्षेप भी करने लगे। ईसाई धर्म का प्रचार करने लगे, ईसाई धर्म का बढ़ावा देने लगे। तो जिसके चलते समाज में क्या होने लगा, बहुत काफ़ी शोषण होने लगा, और राजनीतिक हस्तक्षेप भी बहुत काफ़ी किए, और तो पूरा शासन अपना अंडर में ले लिए थे। बक्सर और पलासी का ये दो युद्ध के बाद पूरी तरह से बंगाल को अपने अधिकार में ले लिया था लोग। तो इस तरह से कहा जाता है कि अंग्रेज ऐसे ही नहीं राज किए, बहुत सारा इन लोग के पास नीति था, फूट डालो, राज करो। क्योंकि यहाँ पर मराठा देखिएगा तो मराठा, मैसूर, आपस में ही ये लोग भिड़े रहते थे। हैदराबाद के जो शासक लोग रहते थे ये लोग। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास को देखेंगे, कंटिन्यू करेंगे। हाँ, एक छोटा सा आप लोग से रिक्वेस्ट है, यदि आप लोग को लग रहा है कि सर मेहनत कर रहे हैं, तो आप लोग मेरे क्लास को शेयर करिए। भाई लोग से नम्र निवेदन बा, एक बार जो भी आपके पास दोस्त मित्र हैं कॉम्पिटिटिव तैयारी करने वाले, मेरे क्लास को उन तक पहुंचाइए। ग्रुप वगैरह जो है, स्टडी ग्रुप है कोई, तो उसमें शेयर करिए। उसके बाद मैं दिल खोल करके पढ़ाऊँगा, शायद आप उम्मीद नहीं किए होंगे। तो इसी के साथ आज का सेवा को समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।